So hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Amit and today we'll be solving the problem of the day from LeetCode, maximum width ramp. So let's dive into the question and let's understand what question says. So question says a ramp in an integer array nums is a pair of indexes I comma j for which I is less than j and nums of I is less than equal to nums of j and the width of such ramp is j minus I. So मतलब क्या है कि एक हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें सारे इंटीजर वैल्यूज प्रेजेंट हैं एंड हम दो इंडेक्सेस चूज करते हैं आई और जे सच दैट कि आई जो है वो जे से छोटा है। ओके, इसका मतलब आई पहले आएगा एरे में और जे बाद में आएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो आयत वैल्यू पे जो इंडेक्स है वो छोटी होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू जो वैल्यू जेथ इंडेक्स पे है। सिर्फ छोटी नहीं, इक्वल भी हो सकती है। ओके, सो आयत इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट कैन बी लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू है जेथ इंडेक्स। इतना क्लियर है? इस चीज को कहते हैं रैम्प और इस रैम्प का विथ होता है। और विथ क्या है? उन इंडेक्सेस का डिफरेंस। सो बेसिकली हमें इंडेक्सेस का डिफरेंस ही लेना है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अल्टीमेट टास्क क्या है? द अल्टीमेट टास्क इज टू रिटर्न द मैक्सिमम विथ ऑफ अ रैम्प दैट एग्जिस्ट इन नम्स। और इन केस कोई रैम्प ही नहीं है तो आपको जीरो रिटर्न करना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रैम्प है क्या फ्रॉम द टेस्ट केस फर्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट केस। तो पहला टेस्ट केस क्या है? 6, 0, 8, 2, 1 एंड 5। और इनके इंडेक्सेस क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सबसे पहले 6 को लेते हैं। हम चुन लेते हैं कि हमारा जो 6 है वो पहला नंबर है, दैट इज आई। तो हमने 6 चुन लिया। अच्छा, अब क्या है कि रिमेंबर की पहली कंडीशन क्या है कि आई हैज टू बी लेस देन जे। इसका मतलब हम 6 के राइट पे ही देखेंगे। जब भी हम किसी नंबर को चूज कर रहे हैं आयत इंडेक्स पे, आयत वैल्यू चूज कर रहे हैं, तो हमें उसके राइट पे देखना है क्योंकि तभी आई लेस देन जे होगा। तो 6 के राइट के सारे नंबर देखेंगे। लेट से हमने 0 चूज किया तो 0 के राइट पे देखेंगे। अगर 8 को चूज किया तो 8 के राइट पे देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे। राइट, सो हमने 6 लिया। अब हमें सेकंड कंडीशन फुलफिल करनी है। सेकंड इंडेक्स क्या कहती है कि हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 6 से इक्वल हो या फिर उससे बड़ा हो। राइट, तो आते हैं। अब 6 के राइट में क्या क्या प्रेजेंट है? 0 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, 2, 1, 5 सब प्रेजेंट है। बट इनमें से सिर्फ 8 ही अकेला ऐसा है जो कि 6 से बड़ा है। राइट, तो 6 एंड 8 मिलके एक रैम्प बनाते हैं और इनके इंडेक्सेस क्या है? 0 एंड 2। तो इस रैम्प की विड्थ क्या हुई? 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, कोई नेक्स्ट केस लेते हैं। अब हमने मान लीजिए 0 चूज किया। अब 0 के राइट पे कौन कौन है? 8 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 5 भी है। और मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सबके सब 0 से बड़े हैं। तो कौन सा रैंप लेना चाहिए? हमें क्या करना है? हमें रैंप की विड्थ मैक्सिमाइज करनी है। इसका मतलब जो हमारा जो जे है वो जितना दूर हो, इसका मतलब जितना राइट में हो उतना बेटर है हमारे लिए, उतना बेस्ट है। तो हम देख सकते हैं कि 8, 2, 1, 5 में चारों के चारों बड़े हो सकते हैं, पर 5 जो है वो सबसे दूर है। राइट, 5 इज द फारदेस्ट वन। तो इसलिए ये सबसे बड़ा रैंप बनेगा 0 के साथ में। इनके इंडेक्सेस क्या है? 0 का इंडेक्स है 1, 5 का इंडेक्स है 5। तो इस केस में विथ क्या आएगी? 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। अब इस तरीके से अगर आप सारे पेयर लेके देखोगे तो यू विल फाइंड कि मैक्सिमम जो विथ हो सकती है, जो अचीव कर सकते हो आप, वो 4 है। ठीक है। अब जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है, जो नाइफ सोल्यूशन है, वो तो यही कहता है कि सारे पेयर्स लेके देखो। सारे पेयर्स कैसे लोगे? आप दो फॉर लूप्स लगाओगे। एक आउटर लूप लगाओगे, मैं उसे कोड पे कर देता हूँ। आप एक आउटर लूप लगाओगे। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द साइज ऑफ द एरे, दैट इज नम्स डॉट साइज। ओके, और एक अपना आंसर वेरिएबल बना देते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। क्यों ये 0 क्यों लिया? क्योंकि वी नो कि अगर कोई रैंप एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो उस केस में 0 मिल जाएगा। राइट, अपने आप ही। तो पहला आउटर लूप जाएगा चूज करने के लिए आई को। और सेकेंड लूप, हाउ इट विल स्टार्ट? सेकेंड लूप शुरू होगा इस तरीके से, आई प्लस 1 से, और ये एन तक जाएगा, एन जे प्लस प्लस। और आप एक कंडीशन डालोगे, इफ नम्स ऑफ जे इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई, देन जस्ट टेक अ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन जे एंड आई, बस। और इसको बस आप रिटर्न करा दोगे, रिटर्न एन्स। ये है ब्रूट फोर्स कोड। आपने आई वैल्यू चूज की,
आपने जे वैल्यू चूज की, आपने कंडीशन चेक की और आपने रिटर्न करा दिया। इसको एक बार चला के टेस्ट केस रन करके देख। या सो इट इज एक्सेप्टेड फॉर द सैंपल टेस्ट केस। पर क्या ये सब टेस्ट केस पे चलेगा? लेट्स ट्राई। लेट्स सी द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है? 10 की पावर 4 तक जा रहे हैं, 5 10 की पावर 4। अगर आप थोड़ा भी जानते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट इन दिस टाइम। क्यों? क्योंकि इस पीस ऑफ कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर एन स्क्वायर। बट फिर भी फॉर एजुकेशन पर्पज हम इसको एक बार चला के देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं, राइट? सबमिट करते हैं। ओके। ओके। सो एज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑर्डर एन स्क्वायर का अप्रोच है, राइट? हम एक नंबर चूज कर रहे हैं और उसके राइट में देख रहे हैं। मतलब फॉर द जीरो इंडेक्स एन एन माइनस वन पॉसिबल पेयर होंगे। फिर फर्स्ट इंडेक्स में, फिर उसके बाद एन-2, एन-3, ऐसे सम अप करोगे आप। एन-1 प्लस एन-2 अराउंड एन इंटू n-1/2 हो जाएगा, जो कि ऑर्डर एन स्क्वायर है। सो एग्जैक्टली ऑर्डर एन स्क्वायर इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच, जो कि हम समझ पा रहे हैं कि बट फॉर द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन इट्स द बेस्ट वन। कि ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो यही है इसका। अच्छा, अब एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज कि आंसर कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। व्हाट इज द केस व्हेन देयर इज नो रैम? तो मैं इस कोड को हटा देता हूँ। ओके। नेक्स्ट ये है कि रैम कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट कर रहा है एरे में सच दैट कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाए, कि कोई नंबर है ith इंडेक्स पे और उसके बाद कोई ऐसा नंबर आता है उसके राइट पे जो कि उससे बड़ा है या इक्वल है, तो रैम्प बन जाएगा। इसका मतलब रैम्प सिर्फ तब नहीं बनेगा जब हमारा एरे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मतलब कि नम्स ऑफ आई इज स्ट्रिक्टली बिगर देन नम्स ऑफ जे। ऐसे केस में रैम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर। याद रखिए, देयर आर टू थिंग्स। वन इज की नॉन वन इज नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन का साइन आता है। सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में ही हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब आंसर जीरो जाएगा। पर ये तो हो गया ब्रूट फोर्स के बारे में। अब ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर एन स्क्वायर हमने देख ली। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर 1, बिकॉज हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं किया। बट द प्रॉब्लम इज, क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? चलो कुछ ऑब्जर्वेशंस की तरफ देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं और क्या कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस अप्रोच था, द ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसमें काफी ओवरलैपिंग्स थी। हम बेसिकली काफी सारे पेयर्स बार बार देख रहे थे, बार बार उनके ऊपर जा रहे थे। सो एक केस लेते हैं, एक टेस्ट केस समझते हैं, उससे काफी क्लियर हो जाएंगी चीजें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसा केस है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल 6 है, 6 प्रेजेंट है मेरे पास। और उसके बाद मान लो 4 प्रेजेंट है और 2 प्रेजेंट है। और मेरे पास काफी दूर जाके एक नंबर है 8, राइट? अब क्या है कि आई कैन सी कि 8 जो है वो 2 के साथ भी रैम बना सकता है, 4 के साथ भी रैम बना सकता है, और 6 के साथ भी रैम बना सकता है। अब हम हल्का सा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जे के हिसाब से देख रहे हैं, राइट? अब क्या है कि अगर हम 8 को पकड़ें तो सिंपल सी बात है, 6 4 2 तीनों के साथ वो रैम बना रहा है। पर सबसे बड़ा रैम किसके साथ बनाएगा? हमें दिख रहा है वो 6 के साथ बनाएगा, राइट? अब वो 6 के साथ बनाएगा, तो हम मतलब क्या चीज करें कि हमें ये लीनियर टाइम में करने को मिल जाए? क्या कर सकते हैं? तो एक चीज तो हमें समझ में आई कि जे वाले पार्ट को हटाते हैं। एक चीज जो हमें यहां दिखी, वो क्या दिखी? कि एक मोनोटोनिक ऑर्डर था, और वो ऑर्डर क्या था? डिक्रीज होने का। लेट से हम यहाँ पर एक और नंबर डाल देते हैं, 6 ही डाल देते हैं फिर से, राइट? अब क्या है, सबसे बड़ा रैम 8 का किसके साथ बनेगा? इस वाले 6 के साथ, राइट? तो इससे हमें एक चीज तो दिख रही है कि इस पार्ट को इग्नोर मार दें। इस पार्ट के बारे में हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ये एक नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट? कि एक मोनोटोनिक वो बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है? कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, नॉन नॉन इंक्रीजिंग वे में प्रेजेंट है, राइट? 6642, मतलब नंबर्स घट रहे हैं।
राइट। सो ये ऑर्डर कहाँ से, ये जो ऑर्डर है ये हमारे लिए एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि यहां से एक कॉन्सेप्ट राइज होता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ मोनोटोनिक स्टैक्स। मोनोटोनिक स्नैक्स कोई बहुत बहुत ऐसे कोई वाइल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। इट्स वेरी सिंपल कि आप स्टैक में एलिमेंट्स को पुश करते जाते हो सच दैट कि जो टॉप एलिमेंट होता है वो या तो सबसे बड़ा होता है या सबसे छोटा होता है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द जो भी आप ऑर्डर सोच रहे हो। हमारे केस में जैसे है 6642 है, तो हम नंबर्स को ऐसे पुश करेंगे कि सबसे ऊपर सबसे छोटा नंबर होगा, और धीमे धीमे जैसे हम, मतलब हमारा जो स्टैक होगा उसके टॉप पे 2 होगा, उसके नीचे 4 होगा, 6 होगा, 6 होगा, इस तरीके से अरेंज होगा। तो इससे क्या है, सबसे ऊपर जो नंबर है वो सबसे छोटा है और सबसे बड़े इंडेक्स का है, राइट। इसमें सबसे बड़ा इंडेक्स 2 का ही है। इस पार्ट को इग्नोर मारो। इन चारों में सबसे बड़ा इंडेक्स 2 का है और सबसे छोटा 2 है। उसके बाद 4 है, 6 है, 6 है। अब ये में हेल्प कैसे करेगा, ऐ समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और नंबर डाल देता हूँ, वो है मान लो 5। ठीक है, 5 डाल दिया मैंने, राइट। अब क्या है, हमारा स्टैक जो है वो कैसे है कि 2 प्रेजेंट है, फिर 4 प्रेजेंट है, फिर सिक्स प्रेजेंट है, फिर 6 प्रेजेंट है, और इधर हमारा 8 प्रेजेंट है। अब जैसे 8 आया, 8 आया, अब 8 और 2 का हमारा रैम बन रहा है, बढ़िया, बहुत सही। तो क्या करो, 2 को पॉप करा दो, 2 को हटा दो, क्योंकि 2 तो एक पॉसिबल आंसर है ही। अब 2 को पॉप कराते ही हमारे पास क्या बचता है, 4 बचता है। 4 भी बना सकता है, राइट। तो 4 के साथ भी बनेगा, ऐसे करके 6 के साथ भी बनेगा, फिर जो आखिरी 6 है उसके साथ भी बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला रैम सबसे बड़ा था, ये वाला रैम बहुत बड़ा था, राइट। अब क्या है, हम देखते हैं कि अब स्टैक हमारा एम्प्टी ही हो गया, करेक्ट। हमारा स्टैक एम्प्टी ही हो गया, तो कोई मतलब नहीं है, राइट। अब क्या है कि अगर हम 5 को चूज करें, अब हम ट्राई करें कि 5 के साथ पेयर बनाने का। लेट से 5 तुम्हारा 2 और 4 के साथ बना भी सकता है रैम, बट स्टिल जो रैम इस केस में बनेगा, उसका जो विथ है वो 8 वाले के कंपैरिजन में हमेशा कम ही रहेगा, राइट। वो हमेशा कम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 8 का कवरेज ज्यादा था, राइट। 8 का कवरेज ज्यादा था। अब सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पॉप कराते जा रहे हैं इन कंपैरिजन कि हमारा करंट नंबर क्या है। जैसे हमने 8 चूज किया, तो हमने देखा ओके 6 इससे छोटा है या लेस देन या फिर इक्वल टू है, तो पॉप करा दिया, करा दिया, करा दिया, हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, राइट। हम एक और टेस्ट केस लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा टेस्ट केस बन जाए लाइक लेट्स से 6 6 और 4 2 ही लेते हैं, और हमारा टेस्ट केस बहुत लाइक कि 5 and 3, 5 and 4 ले लेते हैं, राइट। इस केस में हमारा 4 स्टार्ट होता है, ठीक है। 4 बनाएगा रैम 2 के साथ, तो 2 पुश आउट हो जाएगा, 2 हट जाएगा, राइट। 2 हटा, 2 हट गया। उसके बाद तुम्हारा 4 प्रेजेंट आता है, तो 4 4 मैच कर रहे हैं, फिर से रैम बन रहा है, तो उस 4 को बैठा दिया। अब 6 आता है, हमारे पास 6 और 6 बचा है। अब 4 छोटा पड़ गया, तो ये रैम तो नहीं बन सकता। अब रिमेंबर, जो हमने जो स्टैक मेंटेन किया था वो इस ऑर्डर में था कि अगला जो नंबर आने वाला है वो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब है इसके बाद जो भी नंबर 6 के बाद में जो भी नंबर प्रेजेंट होंगे वो सबके साथ 4 से बड़े ही होंगे। तो इसका मतलब है वी कैन स्टॉप आवर सर्च एट दिस पोजीशन। अब क्या है कि हमने 4 के साथ जितने रैम बन सकते थे हमने वो निकाल लिए हैं। जितने भी सबसे बिगेस्ट मैक्सिमम विथ वाले रैम हो सकते हैं हमने वो निकाल लिए हैं, राइट। अब क्या है, हम 5 के पास आते हैं। हम 5 के पास आते हैं। अब क्या है, 5 4 और 2 के साथ तो रैम बना ही रहा था, क्योंकि सिंपल सी बात है वो बड़ा है। हम डायरेक्टली 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ये भी छोटा पड़ रहा है, तो भाई सिंपल सी बात, हम देख रहे हैं कि बस ये भी 6 के साथ रैम नहीं बना सकता है। तो कुल मिला के 6 वाले तो भाई कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारा सर्च पेज तो यही रह गया। तो हमें दिख रहा है कि अगर 5 4 2 के साथ जो रैम बना था, और जो 4 इन 4 2 के साथ रैम बना रहा है, उसमें जो ये वाला 4 है इसका रैम ज्यादा बड़ा है, राइट। इसका विथ ज्यादा है। दैट्स वाई हमारा यहाँ पर हेल्प मोनोटोनिक स्टैक कर पा रहा है, ठीक है। हमारा जो मोनोटोनिक स्टैक है वो यहाँ पर हमें हेल्प कर पा रहा है। अब देखते हैं ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, राइट। इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। सबसे पहले साइज ले लेंगे, नंबर साइज, राइट। उसके बाद एक स्टैक डिक्लेयर करते हैं इंट टाइप का, लेट्स नेम इट एस टी, राइट।
उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाते हैं। रिमेंबर, हमें क्या है, एक स्टैक मेंटेन करना है जिसमें सबसे नीचे सबसे पहले आने वाला एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, राइट? करेक्ट। जैसे हमने 6642 दिखाया, हमें उस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है। जैसे अगर मैं जैसे मैं पहला टेस्ट केस पकड़ लूं, 608215, तो उस केस में हमारे स्टैक में सिर्फ 6 और 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 के बाद कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि 0 से छोटा हो या फिर 0 के बराबर भी हो, राइट? और अगर सेकंड टेस्ट केस पकड़ लें जैसे 98101 वाला, तो इसमें पहला एलिमेंट होगा 9 सबसे नीचे, उसके ऊपर 8 होगा, उसके ऊपर 1 होगा, उसके ऊपर 0 आएगा, और उसके ऊपर एक और 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि एक और 0 है, राइट? इसलिए हमारे इनिशियल स्टैक जो हमारा बन के तैयार होगा, मोनोटोनिक स्टैक, वो होगा 98100। सबसे टॉप पे 0 होगा, उसके नीचे एक और 0, उसके नीचे 1, उसके नीचे 8, उसके नीचे 9, सबसे नीचे 9 होगा। अब ये बनेगा कैसे? इसको कोड करते हैं, एल एस एन आई प्लस प्लस एंड वी स्टार्ट। अब अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, अगर हमारा स्टैक खाली है, तब भी हमें नंबर पुश करने हैं, करेक्ट? अगर खाली है तो पुश करना है, एस डॉट पुश। और क्या पुश कराएंगे? वी विल नॉट पुश द वैल्यू एट दैट इंडेक्स। हम इंडेक्स को ही पुश करा देंगे। इसका फायदा क्या है कि हम डायरेक्टली जो डिफरेंस है वो ले पाएंगे। दैट इज द, मतलब वो सबसे मोस्ट कॉमन वो है। ओके। क्या सिर्फ यही वो केस है जिस केस में हमें इंडेक्स पुश कराना है? नहीं, एक और केस है। और कब पुश कराएंगे? जब नम्स ऑफ व्हाट, नम्स ऑफ एस टी डॉट टॉप, मतलब टॉप पे जो एलिमेंट है, मतलब टॉप इंडेक्स जो हमने हमारा करंट है, उससे कोई छोटा एलिमेंट मिल जाए। क्या? लेस देन इक्वल टू एलिमेंट मिल जाए, राइट? मतलब जो हमारा टॉप एलिमेंट अभी जो हमारा करंट स्टैक है, उससे छोटा या फिर इक्वल एलिमेंट मिल जाए, उस केस में भी हमको पुश कराना है। सो ये करने से हमारा स्टैक प्रिपेयर हो जाएगा, राइट? अब चाहे तो हम एक बार इस स्टैक को प्रिंट करा के भी देख सकते हैं कि आखिर स्टैक में एलिमेंट्स क्या आए हैं। ओके। सो वाइल नॉट एस टी डॉट एम टी, जब तक खाली नहीं हो रहा तब तक क्या प्रिंट कराना है? सी आउट इंडेक्स प्रिंट करा दो, और उस इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी? एस टी डॉट टॉप, राइट? और साथ में नम्स ऑफ एस टी डॉट टॉप, करेक्ट? और हम इसको पॉप करा देंगे, राइट? और हमारे आंसर के लिए फिलहाल के लिए हम रिटर्न 0 करा देते हैं। ओके। एक बार इसको रन करके देख, रॉन्ग आंसर पे मत जाओ। सो या हम देख सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल वो था, क्या कहते हैं, जो हमारा स्टैक है वो कैसे अरेंज्ड है। टॉप पे देखो 0 है, फिर 6 है। सेकंड टेस्ट केस पे जाते हैं, देखो मैंने कहा था 00189 वैसे ही अरेंज्ड है, और ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस हैं। तो ये हमारा मोनोटोनिक स्टैक है। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। ओके, हमारा मोनोटोनिक स्टैक तो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जैसे हमने पहले नीचे किया था। इसको फिर से बाय डिफॉल्ट 0 पे डिक्लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारा डिफॉल्ट वैल्यू ही 0 है। इनकेस अगर कोई रैंप एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम 0 रिटर्न कराएंगे। अब ये फॉर लूप शुरू कहाँ से करना है? द थिंग इज, हमें ये पता है कि अभी हमने जब प्रिंट करा के देखा, हमने जो देखा कि हमारे जो टॉप पे जो वैल्यू है, जो स्टैक में जो टॉप पे वैल्यू है, वो एक्चुअली सबसे राइट मोस्ट इंडेक्सेस की है, राइट? मतलब जो लोअर बॉटम में प्रेजेंट है स्टैक के, वो एलिमेंट्स है जो कि पहले आए थे। और जो टॉप पे है स्टैक के एलिमेंट्स, वो है जो बाद में आए हैं। इसका मतलब हमें एंड से शुरू करना चाहिए। हम कॉम्बिनेशन अगर एंड, जैसे कि हमने ये वाला टेस्ट केस भी देखा था, हमने पहले 8 को उठाया था, राइट? 8 के कॉम्बिनेशन लिए थे, फिर हम 5 पे आए थे। इस केस में भी पहले 4 से स्टार्ट किया, ताकि हम 4 की कॉम्बिनेशन पहले चेक कर पाए। क्यों? क्योंकि ये वाले रैंप जो होंगे वो ज्यादा विड्थ में बड़े होंगे, दैट्स वाई। तो इसलिए हम ये प्रोसेस पीछे से चालू करेंगे, राइट? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। ओके। अब हमें करना क्या है? जैसा कि मैंने ये प्रोसेस सिमुलेट करके बताया था, हमें इसी प्रोसेस को सिमुलेट करना है जब तक ये स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, खाली ना हो जाए, या फिर एंड
कब तक? जब तक तुम्हारे जो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है, एस टी डॉट टॉप, वो क्या है? लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई है। सिंपल सी बात है, राइट? याद रखना, हमने स्टैक में इंडेक्सेस पुश कराए थे। अब देखो, हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है हमारा? अभी लेबलिंग पे मत जाना कि हमने कैसे वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। इस पे जाओ कि ये बेसिकली हमारा आई वैल्यू होने वाला है और ये हमारा जे वैल्यू होने वाला है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमें ये प्रोसेस कब तक करनी है, वैल्यू कब तक चलाना है? जब तक तुम्हारा स्टैक या तो एम्प्टी ना हो जाए, या तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जो टॉप पे जो एलिमेंट है वो छोटा है या इक्वल टू है हमारे करंट एलिमेंट के। इस केस में क्या करेंगे? आंसर को चेक करेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर माइनस हमारा करंट जे वैल्यू क्या है, आई है, और जो आई की जगह पे क्या है, एस सी डॉट टॉप है। ठीक है, और एस सी डॉट टॉप, इस वैल्यू का काम हो गया, इसको हटाओ। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, हमको बस रिटर्न कराना है। अब इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिंपल सी बात है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली समझ में आ गई क्योंकि हम स्टैक यूज कर रहे हैं, और इन द वर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि हम सारे एलिमेंट्स पुश करा दें, राइट? सो ऑर्डर एन हो रही है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर एन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर दो लूप्स हैं, फॉर और वाइल। ये तो फिर से ऑर्डर एन स्क्वायर आ गया भैया। नहीं, दिस इज नॉट ऑर्डर एन स्क्वायर। देखते हैं क्यों। नाउ थिंग इज, हर एक एलिमेंट जो है वो स्टैक में या तो एक बार पुश होता है और एक ही बार पॉप होता है, राइट? ये जो लूप है ये एट मैक्स एन टाइम्स ही चल सकता है। याद रखो, एन स्क्वायर तब आता जब आई की जो आउटर लूप है उसकी हर वैल्यू के लिए एन टाइम्स चलने की पॉसिबिलिटी होती है। एन स्क्वायर कब बनता है? एन स्क्वायर तब बनता है जब फॉर ईच आइटरेशन ऑफ आउटर लूप द इनर लूप ऑल्सो वर्क्स फॉर एन टाइम्स, राइट? पर जो ये इनर लूप है ना, ये टोटल ही एन टाइम्स काम कर सकता है। ये टोटल ही एन टाइम्स काम कर सकता है, मतलब जितने आउटर वाले आइटरेशन हैं उसके देखे जाएं और जो इसके देखे जाएं। ऐसा नहीं है कि बाहर वाले लूप के हर एक आइटरेशन के लिए अंदर वाला लूप एन टाइम्स ही चल रहा है। ओवरऑल ये अंदर वाला लूप ही एन टाइम्स चल सकता है इन द वर्स्ट केस, क्योंकि जैसे ये स्टैक खाली हो गया ना, तो ये वाला वाइल लूप चलना ही नहीं है। जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो गया वैसे ये चलना ही नहीं है। सो जो एमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है पर ऑपरेशन पर आइटरेशन, वो ऑर्डर वन आ रही है। एक चीज होती है एमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? अगर आप ये पर आइटरेशन चेक करोगे कि पर आई वैल्यू पे क्या आ रही है, वो ऑर्डर वन आएगी अराउंड। ठीक है, और जब एमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर आइटरेशन ऑर्डर वन है, तो टोटल आइटरेशन हमारे एन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ऑप्टिमाइज होके? ऑर्डर एन। सो इस पीस ऑफ कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर एन। अब इसको जरा चला के देखते हैं, थोड़ा इसको एक्सपैंड कर लेता हूं मैं, थोड़ा व्यू अच्छे से है, राइट? इसको रन करते हैं। सो या, आप देख सकते हो ये भी सैंपल टेस्ट केस पे रन हो रहा है, राइट? अब इसको सबमिट करके देखते हैं, एंड यस, ये चल गया, दिस दिस गेट्स एक्सेप्टेड। सो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व। ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, सो यू कैन लाइक एंड कमेंट। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि इनिशियल फीडबैक्स के लिए। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस।